दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान किसानी में आज हम लेकर आए हैं गांधीवादी चिंतक श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी द्वारा लिखित एक निबंध हमारा अन्नदाता। यह निबंध त्यागभूमि पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद में उनकी किताब युग धर्म में संकलित किया गया। यह किताब 1931 में प्रकाशित हुई थी। तो आइए सुनते हैं आज का निबंध हमारा अन्नदाता। किसान हमारा अन्नदाता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और कम से कम भारत में हम इस बात को भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज बहुसंख्यक होते हुए भी सबसे अधिक दीनहीन, दुखी, पंगु और दबे हुए यदि कोई है तो वे हमारे ये अन्नदाता ही। इसका कारण क्या है? उनकी अविद्या, अपने अधिकारों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी असुविधाओं और अपनी परिस्थिति का अज्ञान, और इस पर भी यह बेबसी की मुंह खोलकर चू तक नहीं कर सके। भारत में पिछले आर्यों और हिंदुओं के जमाने में तो राजा प्रजा पिता पुत्र के आदर्श को मानते थे। राजा लोग स्वयं चाहे आपस में लड़ते रहे हो और भोग विलास में भी कोई कोई अपनी ऐश्वर्य को स्वाहा कर देते हो, पर आज की तरह प्रजा को, किसानों को लूटने और बेबस बनाए रखने की नीति प्रचलित करने का पाप उन्होंने नहीं किया था। मुसलमानों के समय में धर्म की वृद्धि के लिए चाहे जुल्म ज्यादती हुई हो, पर केवल लूटने और चूसने की आसुरी नीति के शिकार ये किसान उस समय भी न हुए थे। हिंदुस्तान में तो अंग्रेजों के जमाने में किसानों की जो तबाही और बर्बादी हो रही है वह इतिहास में कहीं न हुई होगी। रूस में जारशाही का नामो निशान मिटकर आज तो किसानों का राज्य कायम हो गया है। उसका कारण जार की लूट और जोरो जुल्म की नीति ही है। भारत की किसान जनता की भी अंतरात्मा त्राही त्राही कर रही है, और मुझे वह दिन दूर नहीं दिखाई देता जब किसान इस लूट नीति के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर उठ खड़े हो। पिछले दिनों संयुक्त प्रांत में किसानों के आंदोलन बराबर होते रहे हैं। चंपारण में भी नीले गोरों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था और महात्मा जी के नेतृत्व में उनके कष्ट दूर हुए। खेड़ा, बोरसद और हाल ही बारडोली में भी किसानों को सत्याग्रह करना पड़ा और अंत में सरकार को अपनी हार माननी पड़ी। बारडोली की विजय ने तो एक तरह से मौजूदा सरकार की जड़ को ही हिला दिया है। उसने इस बात पर अच्छी और गहरी रोशनी डाल दी है कि एक तो सरकार किस तरह बंदोबस्त में लगान बढ़ाती चली जाती है, और दूसरे उसकी मदांधता किसानों की न्याययुक्त और उचित बात को सुनने के लिए भी सहसा तैयार नहीं होती। जब से महात्मा गांधी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में उतरे हैं, तभी से उन्होंने किसानों के दुखों की ओर ध्यान दिया है, और कांग्रेस का भी ध्यान ग्राम संगठन की ओर बहुत कुछ खींचा है। चरखा संघ यदि किसी समाज के लिए स्थापित हुआ है तो यह है हमारा यह अन्नदाता समाज ही। हमें तो अपनी सारी शक्ति किसान संगठन में ही लगा देनी चाहिए और लगान नीति के प्रश्न को हाथ में लेकर स्वराज्य की लड़ाई में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। खैर, यह तो कांग्रेस के नेताओं के सोचने और करने की बात है। इस लेख में तो हमें इस बात पर विचार करना है कि किसानों के दुख क्या है और वे कैसे दूर हो सकते हैं। उनके दुखों को हम इतने भागों में बांट सकते हैं: 1. राजनीति, 2. कृषि, 3. शिक्षा और 4. स्वास्थ्य संबंधी। सामाजिक और आर्थिक दुखों का समावेश इन्हीं में हो जाता है। राजनीतिक दुख सबसे बड़ा और गहरा है। आज देश के राजकाज में उनकी न कोई आवाज है, न उन्हें कुछ सत्ता है। प्राचीन समय में हर गांव प्राय स्वतंत्र था। लगान दे देने के अलावा
गांव के सारे शासन प्रबंध की जिम्मेदारी गांव वालों पर ही थी। अब तो एक मामूली पुलिस का सिपाही भी सारे गांव वालों के लिए सम्राट से बढ़कर हो जाता है। आज तो किसान हम लोगों के लिए अन्न पैदा करने की मशीन रह गया है। जहाँ जमींदारी पद्धति है वहाँ वे जमींदारों के गुलाम हैं, और जहाँ रैयतवारी है वहाँ पटवारी और तहसीलदार उनके प्रभु है। जो जाता है उन्हें लूटने और चूसने की नियत रखता है। लगान के अलावा कई तरह के अववाद ऐसे लगे रहते हैं कि किसान की सारी उपज औरों के घर चली जाती है, भूसी उनको नसीब होती है। जमीन का मालिक यदि वह है भी तो नाम मात्र का। बहुसंख्यक और अन्नदाता होते हुए भी राज दरबार में न उनकी पूछ होती है न आदर। जूतियों के पास खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े मारे मारे फिरते हैं। उनकी यह जिल्लत देखकर किसके मन में बगावत के भाव न पैदा होते होंगे। मेरी राय में किसानों की राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए इतनी बातें होनी चाहिए। एक, यह करार कर दिया जाए कि जमीन का मालिक किसान है और सरकार को वह जो कर या लगान देता है वह सरकार का हक नहीं है, बल्कि सरकार का खर्च चलाने का आंशिक बोझ है जो उसे कर्तव्य समझकर उठाना चाहिए। 2, कर या लगान किस हिसाब से लिया जाए इसका निर्णय किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा हो। 3, गांव के भीतरी प्रबंध में किसान स्वतंत्र हो। गांव की एक पंचायत हो और उसके द्वारा गांव की व्यवस्था होती रहे। जमीन का मालिक राज्य रहे या किसान, इसके संबंध में 2 मत है। एक मत वालों का कहना है कि जमीन राज्य की है और किसान तो उसके जोतने का किराया देता है। किराया घटाना बढ़ाना मालिक की मर्जी पर है। किसान का जी चाहे जमीन जोते, जी चाहे न जोते। दूसरे पक्ष वालों का कहना है कि जमीन किसान की है, वह मेहनत करता है, उसे जोतता बोता है, इसलिए उसकी है। सरकार तो अपने खर्च के लिए थोड़ा सा कर उससे ले लिया करे। जमीन राज्य की है, इस सिद्धांत को मानने में तब तक कोई आपत्ति न हो सकेगी जब सारा राज्य वास्तविक अर्थ में जनता का हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता के ही हित के लिए राज्य संचालन होता हो, जैसा कि सुनते हैं आजकल रूस में हो रहा है। पर जहाँ राजा कोई एक व्यक्ति हो अथवा ऐसा व्यक्ति समूह हो जो अपने लाभ के लिए राजकाज करता हो, वहाँ जमीन का मालिक राज्य को मानना अनुचित है। जब तक जनता यह अनुभव नहीं करने लगती कि राज्य हमारा और हमारे हित और सुख के लिए है, तब तक जमीन पर किसान का ही स्वामित्व रहना चाहिए। और ऐसी अवस्था तब तक नहीं आ सकती जब तक राज्य में किसी सत्ताधारिणी संस्था की आवश्यकता रहेगी और वह अपनी सत्ता के बल पर राजकाज करेगी। जब तक जनता को यह अनुभव होता रहेगा कि कोई बाहरी शक्ति हम पर अंकुश रख रही है, तब तक राज्य के साथ वह एक रस नहीं हो सकती, और जब तक एक रस न होगी तब तक जमीन का मालिक राज्य को बनाने से सिवा सत्ताधारियों के लाभ के और सबका अहित ही है। इसे मैं तो इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि अभी तो सैकड़ों वर्षों तक समाज में किसी न किसी रूप में सरकार की आवश्यकता रहेगी, और इसलिए जमीन का मालिक किसान को ही रहना चाहिए। कृषि संबंधी दुख भी कम नहीं है। सरकार लगान तो भरपेट ले लेती है, पर पैदावार बढ़ाने, उसमें सहायक होने का यथोचित ध्यान नहीं रखती। कृषि विज्ञान के आचार्यों का कहना है कि भारत में भूमि की उर्वरा शक्ति दिन दिन कम होती जा रही है। गोबर जो खाद के काम में लाया जाना चाहिए, धन के अभाव में जलाने के काम आता है, और सरकार इसकी रोक का कोई उपाय नहीं करती।
बाहर के देशों के साथ खुला व्यापार करने की नीति के कारण ही हिंदुस्तान का सारा अनाज दूसरे देशों को चला जाता है। किसान के घर में कुछ नहीं बचता, उसका तो मुनाफा होता है, वह बीच वाले छोटे बड़े व्यापारी चाट जाते हैं और बदले में विदेश से आने वाली तरह तरह की गैर जरूरी चीजें उसके घर में आ जाती है, जिससे पैसा बर्बाद होता है। इसका फल यह हुआ कि दूसरे देशों में जैसे इंग्लैंड, जहाँ पहले अनाज के अभाव से अकाल हुआ करते थे, वहां तो विपुल अनाज पहुंच जाने से अकालों का होना असंभव हो गया। परंतु भारत में भीषण अकालों की संख्या बढ़ती जाती है। जब से महात्मा गांधी ने जनता के अंदर काम करने, गांवों को जगाने, किसानों का संगठन करने की आवाज उठाई, धूर्त सरकार ने सोचा कि अब सब चौपट हो गया। अपने को किसान का हितकर्ता सिद्ध करने के लिए एक कृषि कमीशन भेज दिया, पर कुछ तत्व न निकला। मेरी राय में कृषि सुधार के लिए इतनी बातें अवश्य होनी चाहिए। एक, गोबर के कंडे बेचना बंद करा के उसका खाद खेतों में पहुंचाना चाहिए तथा और भी वैज्ञानिक खादों के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ानी चाहिए। दो, किसानों के लिए यह नियम कर दिया जाए कि वे बीज और कम से कम 1.5 साल तक चलने लायक अनाज और रुई अपने घर में रखकर शेष अनाज बेचे। 3, लगान की बढ़ी हुई दरें कम की जाए और इससे आमदनी में जो कमी हो उसकी पूर्ति असह्य फौजी खर्चा कम करके, अंग्रेजों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें और पेंशनें बंद करके होनी चाहिए। 4, कई तरह के सामाजिक कुप्रथाओं और दुर्व्यसनों तथा साहूकारों की लोभ नीति के कारण किसान अक्सर कर्जदार बने रहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियां, जो कि उनको इस दुख से मुक्त करने के उद्देश्य से खोली गई है, कई जगह और भी उनके दुखों को बढ़ाने का कारण हो गई है। अतएव किसानों के हित को ही मद्देनजर रखकर सेवा भाव से ऐसी सोसाइटियों का काम चलाना चाहिए और सेवा परायण लोगों का समावेश उनमें होना चाहिए, न कि पेट भरने की नियत से जाने वाले लोगों का। 5, गाय और बैलों के पालन के लिए काफी चरागाह रखे जाए, दूधशालाओं और चरमालयों के प्रश्न को हाथ में लिया जाए। 6, कल के हलों के प्रवेश से देश और किसानों को बचाया जाए। जब तक जमीनें एक एक किसान के पास बहुत ज्यादा न होगी, तब तक कल के हलों से कोई लाभ नहीं है और एक किसान बहुतेरी जमीन तब खरीद सकता है जब या तो उसके पास काफी रुपया हो या दूसरे पूंजीपति आगे बढ़कर बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ले और किसानों को नौकर रखकर उनसे खेती करवाई। इसका नतीजा वही होगा जो कपड़े आदि के बड़े बड़े कारखाने खुलने से हुआ है। थोड़े लोगों को रोजी मिली है और बहुतरे लोग बेकार हो गए हैं। दूसरे गरीबों के घर से पैसा निकल कर अमीरों के घर में जा रहा है। हाथ के धंधे डूबने से जो बेकारी फैली हुई है, उससे कई गुना बेकारी किसानों में कल के हलों के प्रचार के कारण फैलेगी, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। 7, फुर्सत के वक्त कोई हाथ धंधा उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। यो रस्सी बनाना, गाड़ी बैल ऊंट किराए पर देना, ईंधन की लकड़ी बेचना, ऐसे ही काम किसान फुर्सत के वक्त करता रहता है। परंतु इन सबसे बढ़कर काम है रुई का काटना, पिंजना। दोनों के काम एक घर में होने से आमदनी भी काफी होती है और इनमें न बहुत रुपया लगाना पड़ता है, न बड़ी अक्ल की जरूरत होती है और लोग इन कामों से परिचित भी है। एक किसान की औसत आमदनी 30 रुपये प्रति साल से अधिक नहीं है। इतनी ही आमदनी और वह कटाई, पिंजाई, धुनाई से भी
बड़े मजे में कर सकता है। शिक्षा का तो पूरा अभाव किसानों में है। यह संस्कारिता और सदाचार में किसान शिक्षित कहने वाले आजकल के बहुतेरे लोगों से बढ़ जाते हैं, पर अक्षर ज्ञान के अभाव से उन्हें कम कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। सरकारी हुक्म और बनिए बक्काल उन्हें ठगने में कसर नहीं रखते हैं। दुनिया के रुख और हालात से, कानून तथा देश की हलचलों से नावाकिफ होने के कारण चीजों की खरीद बिक्री, मामले मुकदमे, धर्मकांड की ऊपरी बातें आदि में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए किसानों में प्रारंभिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। साथ ही कृषि, पशुपालन, देहात की बीमारियों के इलाज और देश की साधारण राज्य व्यवस्था, हिसाब किताब आदि की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। किसान न केवल अपाहिज है, बल्कि शिक्षा के अभाव में अंधे भी है। स्वास्थ्य संबंधी बातों से अनभिज्ञ होने के कारण गंदगी की बुराइयों को नहीं देख पाते। गांव के पास ही कूड़ा कटकट रखना, गांव की गलियों में ही टट्टी पाखाना बैठ जाना, बीमारियों में इलाज का कोई प्रबंध न होना देहात में मामूली बात देखी जाती है। अतएव एक और जहां स्वास्थ्य और बीमारियों का ज्ञान उन्हें कराना आवश्यक है, तहाँ दूसरी ओर बीमारियों के इलाज का भी इंतजाम होना चाहिए। अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथिक, वहाँ बहुत महंगी पड़ती है। देशी या होम्योपैथिक दवाएं बहुत सस्ती पड़ती है और इन्हीं का उपयोग होना चाहिए। ज्वर, फोड़े फुंसी, आँख और पेट का दर्द, सांप बीच का काटना, हाथ पाँव में चोट आ जाना, ये देहात की खास बीमारियां हैं और हर बड़े गांव में इनके लिए दवा का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। परंतु वर्तमान विदेशी सरकार, जिसकी सारी हस्ती ही हमारी दासता और किसानों की कमाई रोटी खुद हड़प जाने पर बनी है, ये सुधार स्वेच्छा से क्यों करने लगेगी? सुधार भी यह करेगी तो वैसा ही और उसी हद तक जिससे दुनिया को तो यह दिखा सके कि किसानों के हित के लिए बड़े बड़े कमीशन बैठे हैं और बड़ी बड़ी तजवीजें हो रही है, पर जिसका वास्तविक परिणाम होता उल्टा, किसानों के दुर्बल कंधों पर और भी बोझ का लद जाना। यदि नहरें खोद कर, अच्छा बीज देकर या खाद के नए प्रयोगों द्वारा उपज बढ़ी तो इधर लगान बढ़ा दिया जाता है। किसान बेचारा यूं ही सूखा का सूखा रखा रह जाता है। अंतएव देश सेवकों का ध्यान अब इसकी ओर बहुत सरगर्मी से जाना चाहिए और उन्हें अपने ग्राम सेवा, किसान संगठन आदि के लिए तैयार करना चाहिए। जब तक भारत के शिक्षित और देश सेवा की उमंग रखने वाले युवक देहात को अपना कार्य क्षेत्र न बनावेंगे और किसानों के इन प्रश्नों को हाथ में लेकर आंदोलन और संगठन न करेंगे, तब तक स्वराज्य संग्राम में उनकी प्रगति होना कठिन है। दोस्तों, यह दस्तावेजी निबंध आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और अपनी राय हमें जरूर लिखें। शुक्रिया।